Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal and a daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day. All right, in the form of MCQs. And हमारी ये जो सीरीज है आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद करेगी अगर आप डेली हमारे सेशंस को फॉलो करते हैं। देखिए मैं बहुत बार एम्फसाइज दे चुका हूं दो पॉइंट्स पे। पहला, टू मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स एवरी डे। ऑलराइट, और उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है उससे अच्छा सोर्स आपके लिए नहीं हो सकता है। दूसरा जो है वो है हमारे सेशंस के साथ आप जुड़िए, डेली जो है क्विज को सॉल्व कीजिए एमसीक्यूज की, ताकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है करंट अफेयर्स को सॉल्व करने का वो बिल्ड हो सके। एंड यू आल्सो गॉट एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू आस्क इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसी के साथ पहला सवाल जो आपका है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड। Sea snot seen recently in news is option A, temperate cyclone region in Atlantic Ocean, marginal algal bloom, C, newly discovered coral species, D, none of the above. So please answer कीजिए स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा इस सवाल का। अभी रिसेंटली खबरों में ये रहा है, और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए हमारे इस सेशन को, अवेल द अपॉर्चुनिटी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मरीन एलाइगल ब्लूम जो है सी स्नॉट भी कहा जाता है इसे, तो खबरों में रहा है रिसेंटली। किस कारण से खबरों में रहा है उस पर भी बात करते हैं। बेसिकली इन द सी ऑफ मरमरा ऑफ टर्की, उसकी सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा सी स्नॉट जो है एक्यूमुलेट हो गया है। ऑलराइट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट जो एलिमेंट है या बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल वहां से आ रही है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे जो दो कारण है वो है, पहला जो कारण है इसके पीछे ओवरलोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एल्गी, ठीक है। एंड इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो मरीन लाइफ में पॉल्यूशन बढ़ा है डे बाय डे, उसकी वजह से ये हुआ है। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये दो प्राइमरी कारण जो है इसके पीछे बताए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सी स्नॉट का इंसिडेंट पहली दफा हुआ है, इससे पहले 2007 में भी बहुत ज्यादा सी ऑफ मरमरा में सी स्नॉट एक्यूमुलेट हुआ था। ऑलराइट, थोड़ा सा मैप में देखेंगे एंड पिक्चर में थोड़ा समझेंगे। इस तरीके का देखिए आप, जो जिसे हम गाद भी कहते हैं, ठीक है। सो पूरा डॉक रीजन है उसमें पूरा आप देख सकते हैं किस प्रकार से सी स्नॉट है, और बिकॉज ऑफ दिस पूरे रीजन में बहुत ऑफेंसिव स्मेल जो है, बदबू बहुत ज्यादा आती है, बहुत सी बीमारियां लगने का भी खतरा है, और मरीन लाइफ जो है कितनी पॉल्यूटेंट हो चुकी है ये हमें देखने को पता चल रहा है। नाउ इसके अलावा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, हालांकि वो करंट अफेयर से संबंधित नहीं है, बट यस क्वेश्चन सपोज टू आस्क। तो पहला है जो सवाल पूछा जा सकता है, तीन सवाल बनते हैं यहां से, ज्योग्राफी से संबंधित है ये सवाल, कि जो कौन सा सी है जो ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ता है। तो इट इज सी ऑफ मार्मरा, पहला सवाल। दूसरा, सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट का क्या नाम है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप। जो स्ट्रेट आप देख पा रहे हैं ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ी, इसका नाम क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट इसे कहा जाता है जो ब्लैक सी को जोड़ती है। दूसरी तरफ सी ऑफ मार्मरा से एक और स्ट्रेट है जो एजियन सी को कनेक्ट कर रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट? इसका भी आंसर करें आप स्टूडेंट्स। कितना आपका कमांड है मैप्स पे? स्टेट ऑफ डेडेंडलिस्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ डेडेंडलिस्ट जो है यहां पर है आपकी, जो कि एजियन सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करता है, और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस जो है ये आपकी ब्लैक सी को जोड़ता है सी ऑफ मार्मरा से। तो ये तीन सवाल आपके बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट सी ऑफ मार्मरा कि ब्लैक सी एजेंट सी को जोड़ने वाला सी कौन सा है, या ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कौन सी स्टेट जोड़ती है, या एजेंट सी को सी ऑफ मार्मरा से कौन सी स्टेट जोड़ती है। तीन सवाल ये बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CAR-T थेरेपी यूज्ड इन कैंसर इज एक्रोनिम फॉर। ऑप्शन ए, कैंसर एंटी रेडिएशन ट्रीटमेंट, बी, कैंसर एंटीबॉडी रिसेप्टर टी सेल्स, chimeric antigen receptor T cell, none of the above. प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा इसका? सी इज द राइट आंसर।
काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल जो है इसका सही जवाब है। अब क्या है ये, इसके बारे में भी समझेंगे और क्यों खबरों में रहा उस फैक्ट को भी समझेंगे, ठीक है। सो रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पहली दफा स्कार्ट थेरेपी के माध्यम से कैंसर का इलाज किया है इंडिया में, ठीक है। इससे पहले कार्टी थेरेपी भारत में उपलब्ध नहीं थी। अगर कार्टी थेरेपी से कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो कहीं बाहर जाके करवाना पड़ता था अब्रॉड में, तो इंडिया में इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। तो पहला केस जो है सफल जो कह सकते हैं ट्रीटमेंट हुआ है। अब व्हाट इज दिस कार्ट थेरेपी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं नॉट इन डिटेल, थोड़ा सा कि आपको समझ आ जाए उतना ही समझा देता हूं। देखिए कार्टी थेरेपी में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी से ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड से व्हाइट ब्लड सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। ऑलराइट, उन व्हाइट ब्लड सेल्स में मॉडिफाइड कार्ट टी जो है जीन्स को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और उस मिक्सचर को पेशेंट की बॉडी में फिर इंजेक्ट किया जाता है एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। और इस तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है कार्टी थेरेपी की तरह। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विच इंस्टीट्यूट्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग कार्बन नैनोट्यूब्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इन्वेंशन हुई है। ऑप्शन ए MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी IIT बॉम्बे, डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर, क्या सही जवाब होगा इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें और लगातार हमारे सेशन के साथ जुड़िए so that you got an idea that what kind of question are supposed to ask in your prelim exam, और साथ ही साथ आपकी एक अच्छी रिवीजन भी इस माध्यम से हो जाती है। सो ऑप्शन ए जो है आपका MIT इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सो रिसेंटली MIT के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नई टेक्निक की खोज की है विद द हेल्प ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाने में उन्हें सफलता मिली। ठीक है, अब इसमें है क्या, बेसिकली इसमें कार्बन नैनोट्यूब्स को किसी लिक्विड के साथ मिलाया जाता है तो वो रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, करंट जनरेट होता है। ऑलराइट, सो ये अपने आप में बहुत फाइन इन्वेंशन है विच विल हेल्प अ लॉट स्पेशली इन दैट एरिया जहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। हाँ जी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और डायरेक्ट सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्लीज आंसर स्टूडेंट। ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाहिद, बी मार्था कुमे, सी बशर अल असद, डी रिविन रिविलिन। क्या सही जवाब है? सो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला शाहिद जो है नए UNGA के 76 प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, इनका संबंध जो है मालदीव से है। मालदीव के पहले कोई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इतने बड़े पोस्ट पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है। ही इज करंटली वर्किंग एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव। ठीक है, और इन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को हराकर ये UNGA की प्रेसिडेंटशिप है वो जीती है। सो आउट ऑफ 191 वोट्स इन्हें मिले हैं 143 वोट्स। ठीक है, 143, और जो जिन्हें इन्होंने हराया है जिनका नाम है जलमाई रसूल को मिले हैं सिर्फ 48 वोट्स। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पूरे मालदीव के लिए। नेक्स्ट है, बेयान इंडियाज फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19 इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। सो बताएंगे स्टूडेंट्स क्या सही जवाब है इसका। रिसेंटली इंसिडेंट रहा है खबरों में। ए इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुरा रीजन का एक छोटा सा, बांदीपुरा रीजन या डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, का एक छोटा सा गांव है ये बयान, जहां पर कंप्लीटली वैक्सीनेट किया गया है एडल्ट्स को। तो तकरीबन 362 एडल्ट्स इस रीजन में थे और उन सभी को वैक्सीनेट किया गया। तो पहला ये गांव बन गया है पूरे भारत का जहां पर कंप्लीटली वैक्सीनेशन हुआ है एडल्ट्स का। तो ये सवाल इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट आपके बन जाएगा एग्जाम के लिए। ऑलराइट, अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल की हम बात करें तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दिस, स्पेशली जो ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या PSC सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरी से जो हेल्थ वर्कर्स हैं। ऑलराइट, तो उनका जो ये एफर्ट था उसका ही ये नतीजा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
प्राण वायु एंड स्वस्थ सीन रिसेंटली इन न्यूज आर ऑप्शन ए कोविड हेल्पलाइंस, बी कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स, सी हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम फॉर LIC, डी नन ऑफ द अबव। तो क्या सही जवाब है स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर। हाँ जी प्लीज, और हमारे सेशन के साथ जुड़ें। कल कुछ कारणों की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो कल के क्वेश्चंस जो हैं एंड मतलब परसों के और कल के जो है इकट्ठे ही आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना कीजिए करें। सो बी इज द राइट आंसर, कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स। रिसेंटली बहुत बड़ी इन्वेंशन की है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो के रिसर्चर्स ने मिलकर एक नया 3 नए जो है इफेक्टिव वेंटिलेटर्स जो है इजाद किए हैं इन अ वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, अब ये वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या इस्तेमाल होता है? इट इज स्पेसिफिकली यूज इन दिस कोविड पीरियड फॉर वेरी हाई रिस्क कोविड पेशेंट, जिनके जो लंग्स हैं तकरीबन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, काम करना बंद कर गए हैं। तो उनके मुंह के माध्यम से माउथ टू माउथ ट्यूब्स जो है डाली जाती है लंग्स में और ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए इन वेंटिलेटर्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल आप पढ़ें, खुद भी पढ़ें। ठीक है, तो प्राण क्या है, वायु स्वास्थ्य क्या है, ये अलग से आप और डिटेल में पढ़ें। और अब थोड़ा सा इसका और मार्केट प्राइस की बात करें तो तकरीबन 5 लाख इसकी कीमत है। ठीक है, और जबकि इसको कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर इसलिए कहा जा गया है कि इसकी अब कोस्ट जो है 1 लाख रुपए में भी ये प्रोवाइड हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज इफेक्टिव। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ए ऑप्शन जून 6, बी जून 7, सी जून 8, डी जून 9। क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। हर साल जून 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और इसमें पार्टिसिपेट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है था, या इसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली क्या होता है, क्यों ये हम मनाते हैं हर साल? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फूड बॉर्न रिस्क है उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। स्कैर्सिटी ऑफ फूड है, देयर आर नंबर ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, जिन्हें 2 वक्त का खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वो समझना बड़ा जरूरी है। ऐसे फूड बॉर्न जो रिस्क हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और अल्टीमेटली टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च रिसेंटली इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग एंड, हाँ जी बताइए स्टूडेंट्स, अदानी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन एंड नन ऑफ द अबव। क्या सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर करें कमेंट बॉक्स में लगातार, सो दैट आई गॉट एन आइडिया। देखिए सी इज द राइट आंसर। पिरामल फाउंडेशन जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है, नीति आयोग के साथ मिलकर एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है होम केयर सपोर्ट देना एस्मोपैथिक कोविड-19 पेशेंट्स को। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स को जिनमें माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं कोविड-19 के। सो एस्मोमेटिक जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं, ये किस प्रकार के पेशेंट्स होते हैं? ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं कोविड के, बट डिस्पाइट द फैक्ट दे आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। ऑलराइट, तो इस कैटेगरी में इसके तहत जो होम केयर बेनिफिट दिए जाएंगे, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, सही घर में ही हेल्थ चेकअप अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मेजरमेंट्स को प्रमोट करना कि कोविड-19 जो है उसको कर्व किया जा सके लोकेलिटी में। ऑलराइट, सो ये इस प्रोजेक्ट का काम है। तकरीबन 112 जिलों को इसमें शुरुआती 112 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लागू किया जाएगा और इसके तहत तकरीबन 20 लाख जो लोग हैं उनको इससे बेनिफिट पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द इलेक्शन कमिश्नर। नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, तो कौन है वो?
आंसर देख ही लिया आपने। अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे जी हैं इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। ऑलराइट, अब इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें 3 कमिश्नर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और कमिश्नर्स होते हैं। तो अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है सुशील चंद्र, और दूसरे जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं अदर देन अनूप चंद्र पांडे वो है राजीव कुमार। ऑलराइट, अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। हालांकि करंट का सवाल नहीं है, बट ये बेसिक सवाल है, जानकारी आपको होनी चाहिए। सो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक और सवाल पूछता हूं, चलिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट? मत देने का जो अधिकार है आपका, वो किस धारा के तहत है? हाँ जी, प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। आर्टिकल 326, 326 आर्टिकल में आता है राइट टू वोट। ये दोनों पता होने चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट है द IUCN लिस्ट स्क्लेटोमोनाल लोपोफोवस स्केलेट्री, जो कि इसका साइंटिफिक नाम है, साइटेड रिसेंटली इन अरुणाचल प्रदेश एज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्पीसीज, लीस्ट कंसर्न स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज और वल्नरेबल स्पीसीज। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा इसका? हाँ जी, डी इज द राइट आंसर। वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं बता दूं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, देखिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, जैसे आपके डायनासोर्स हैं, ठीक है, जो बहुत पुराने थे, खत्म हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट आपकी है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है दोज आर कन्फाइंड इन फॉरेस्ट, सॉरी दोज आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उनका जो दायरा है सिर्फ जूस तक ही रह गया है, या प्रोटेक्टेड साइट जो है जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है वहीं पर तक ही सीमित रह गया है, ठीक है। लीस्ट कंसर्न वो होते हैं जो बहुत लो रिस्क में है। इंडेंजर्ड स्पीसीज भी वो स्पीसीज हैं जो थ्रेटेंड डिसीज स्पीसीज हैं, और वल्नरेबल स्पीसीज भी उसी कैटेगरी में आती है। चलिए, तो थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली ये जो स्क्लेटोमोनाल है इसकी प्रजाति देखी गई है। अब बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट रीजन में पाई जाती है। एक तो अफगानिस्तान और नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में पाई जाती है, दूसरा सदर्न चाइना एंड म्यांमार रीजन में पाई जाती है। तो इनकी स्पीसीज दोनों की ही देखना अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी बात है। ऑलराइट, सो आपसे एक सवाल है, यहां पे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप, कि मोनाल का संबंध हिमाचल प्रदेश से भी रहा। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोनाल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? प्लीज आंसर स्टूडेंट्स इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये पीजेंट मोनाल जो होता है, एक पक्षी जो है मोनाल, पीजेंट फैमिली का ही ये जो है बहुत सुंदर पक्षी है, और ये पहले हिमाचल का स्टेट बर्ड हुआ करता था। ठीक है, अभी जुजुराना है, लेकिन इससे पहले जो मोनाल है वो हिमाचल का स्टेट बर्ड होता था। चलिए नेक्स्ट है, द रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड लेबर हैज बीन रिसेंटली रिलीज ज्वाइंटली बाय ILO एंड, बताएं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए यूनेस्को, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनिसेफ, नन ऑफ द अबव। क्या सही उत्तर होगा इसका? सी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, सो ILO और यूनिसेफ ने रिसेंटली क्या है, मिलकर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि कोविड पीरियड में चाइल्ड लेबर के जो क्या स्टेटस है, बेसिकली चाइल्ड लेबर का स्टेटस क्या है, क्या केसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, ठीक है, तो उसको जानना इसका प्रायोरिटी है। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन अब 2020 तक की बात करें, सो 160 मिलियन चाइल्ड लेबर केसेस जो हैं, चिल्ड्रन आर इंगेजिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड लेबर जो है वो दर्ज है, और बहुत से ऐसे होंगे जो जिनका अंदाजा ही नहीं होगा। साथ ही साथ अगर 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 18.4 मिलियन जो है ग्रोथ देखने को मिली पिछले 4 सालों में, मतलब 2017 से 20 तक 8.4 मिलियन जो है चाइल्ड लेबर के केसेस और बढ़े। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, और ज्यादातर 1-1.5 साल, पिछले 1-1.5 साल का अगर हम डाटा देखते हैं
तो इसमें ज्यादातर ये 8.4 केसेस के आधी जो केसेस हैं वो तकरीबन आपके पिछले 1.5 साल में, मतलब कोविड पीरियड में जो चाइल्ड लेबर है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बहुत से कारण हैं, बहुत लोगों की फैमिली जो है, पेरेंट्स घर बैठ गए तो बच्चों को भी काम उसकी वजह से करना पड़ा होगा, है ना, तो पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डेंगू बाय मैनिपुलेटिंग द मॉस्किटो ब्रीडिंग टेक्निक? ऑप्शन ए स्टेरोपोटिसिस, वोल्बाचिया, राइजोबियम, डी नन ऑफ द अबव। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा इसका? हाँ जी, तो बहुत आसान है, अभी कल ही न्यूज में था। वोल्बाचिया इज द राइट आंसर। सो इट्स अ बैक्टीरिया। अभी बेसिकली क्या हुआ है कि इंडोनेशिया, ये अभी नहीं, ये बेसिकली 2 साल पहले भी था। बेसिकली ये पूरा जो रीजन है यहां पर बहुत ज्यादा, क्योंकि बारिश इस टेम्परेट और आपका इक्वेटरल रीजन है ये, इसकी वजह से बारिश भी यहां ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होती है तो बहुत सी जो मॉस्किटोज हैं या और वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं उनके केसेस भी बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो इस पूरे रीजन में डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा रहे हैं और पिछले 2 साल से रिसर्च भी चल रहा था। सो रिसेंटली क्या है, योगोकार्टा सिटी ऑफ इंडोनेशिया में डेंगू के तकरीबन 77% केसेस में कमी आई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके पीछे जो कारण है वो है वोल्बाचिया बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, इससे क्या किया जाता है, बेसिकली जो मॉस्किटोज हैं उनके बॉडी में इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है, देन उन्हें छोड़ दिया जाता है। व्हेन दे ब्रीड विद अदर मॉस्किटोज तो उनमें भी ये वोल्बाचिया बैक्टीरिया है वो चला जाता है, और ये जो डेंगू का मेन जो कह सकते हैं ओरिजिन जहां से होता है उसे हिट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब धीरे धीरे जो नई ब्रीडिंग हो रही है उसमें डेंगू का जो कारण है, जिसकी वजह डेंगू वायरस जो है बेसिकली वो है ही नहीं उन फर्दर ब्रीड्स में, जिसकी वजह से 77% रिडक्शन देखने को मिला है डेंगू के केसेस में इस पर्टिकुलर रीजन में। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है, बिकॉज एवरी ईयर नंबर ऑफ डेथ्स इवन इन इंडिया, बहुत सारी जो डेथ्स हैं डेंगू की वजह से होती है। प्लेटलेट्स हैं लोगों के एकदम से गिर जाते हैं डेंगू और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर, और इसे मिराकुलस बैक्टीरिया का भी नाम दिया गया है। तो वोल्बाचिया और मिराकुलस जो आपका बैक्टीरिया है एक ही चीज है, दोनों ही टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि वोल्बाचिया शब्द ना लिखा हो एग्जाम में, मिराकुलस बैक्टीरिया टर्म वहां पे इस्तेमाल की गई। ऑलराइट, सो चलिए यहां पर हम आज का सेशन हमारा खत्म करेंगे। लेट अस नो बिट मोर अबाउट अवर कोर्सेस। तो थोड़ा सा जानते हैं हम अपने बेसिक कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एचपीएस मेंस कोर्स, उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छा कर चुके हैं, दोस हैव कॉन्फिडेंस कि प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई हो जाएगा, बट वरिड अबाउट देयर मेंस और करज नहीं कर पा रहे हैं या दुविधा में हैं कि किस प्रकार से मेंस की प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए बहुत ही सुटेबल हमारा ये कोर्स है, जिसमें 140 प्लस लेक्चर्स इंक्लूड हैं जीएस 1 2 3 के। साथ ही साथ मोर देन 160 पेजेस के नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। आपकी इंटरव्यूज तक की जो प्रिपरेशन है वो इसमें इंक्लूड रहेगी, एंड जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज। ऑलराइट, दूसरा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि शुरू होने वाला है 21 जून से। ठीक है, तो बहुत कम समय है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। ये कोर्स जो हमारा उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी एचपीएस के ड्रीम को पूरा करने का भी सोच रहे हैं, दोज आर थिंकिंग अबाउट टू अपीयर इन 2022 एचपीएस एग्जाम, तो उनके लिए हमारा ये सुटेबल कोर्स है। इट इंक्लूड्स 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, 75 प्लस सीसेट लेक्चर्स, आपके डाउट सेशंस होंगे, वीकली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स भी अपडेशन आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मैगजीन्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, मॉक इंटरव्यूज के सेशन इसमें इंक्लूड हैं, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो ये बहुत हमारा ब्यूटीफुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी प्रिपरेशन, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं टू बिकम एज अ एचपीएस ऑफिसर, एंड जस्ट कॉस्ट 22,500 रुपीज। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको हर प्रकार की अपडेशन जो है वहां पर मिल जाएगी।
All right, so please visit our Telegram channel, our website, so that you can get all the benefits and whatever the help we wanted to provide you. तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।